न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। सीएम योगी आदित्यनाथ संकट मोचक मंदिर पहुंचे। मातृभाषा में शिक्षा महत्वपूर्ण है, बोले संजय जायसवाल। डी राजा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ संकट मोचक मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी दौरे के दौरान संकट मोचक हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम ने विधिवत रूप से पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। संकट मोचक मंदिर वाराणसी के सबसे पवित्र और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जिसे श्रद्धालु संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। मुख्यमंत्री ने मंदिर दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। माला ठीक है जी। सब मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मातृभाषा में शिक्षा महत्वपूर्ण है, बोले संजय जायसवाल। मुंबई में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने हिंदी और मातृभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में हिंदी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस नीति को सही ठहराते हुए कहा कि ये सभी राज्य सरकार की दायित्व की है, वे अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। उन्होंने आगे कहा कि ये निर्णय न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि बच्चों के उनकी भाषा और संस्कृति के साथ साथ जोड़ने में भी मदद करेगा। जो एनईपी पॉलिसी है, उसमें सबसे पहला है कि हम अपनी मातृभाषा में सब करें। विवाद वही हो रहा है जहां पर आज भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाइयां अपनी मातृभाषा में नहीं शुरू हो सकी हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है तमिलनाडु सरकार से कि कृपया कर जब इस देश में मातृभाषा में सभी पढ़ाई करनी है तो कृपया कर तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करें। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छे से चीजें जान सकता है, सीख सकता है, और इसलिए जैसे उत्तर भारत में जिन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है, वहां पर आज इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हम हिंदी में प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही जिस प्रदेश की जो मातृभाषा है, वहां उस भाषा में हायर एजुकेशन की पढ़ाई होने से बच्चों में लर्निंग की क्षमता भी बढ़ेगी और बहुत लाभ होगा। मैं खुद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं और उस समय सीपीएमटी एग्जाम होता था, जो आज नीट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था। जब हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे तो जो मेरे हिंदी मीडियम के साथी थे, उनको बहुत सारी दिक्कतें मेडिकल कॉलेज में जाके होती थी, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़े नहीं थे। आज यह माननीय मोदी जी का निर्णय है कि हर प्रदेश में हायर एजुकेशन भी अपनी मातृभाषा में हो, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और हर आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डी राजा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतीय कम्युनिटी पार्टी के महासचिव डी राजा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की है। डी राजा ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन को आगामी चुनाव में पराजित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि वामपंथी दल और अन्य धर्म
निरपेक्ष लोकतांत्रिक की पार्टियां मिलकर इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भाजपा महासचिव खासकर सीट बंटवारे के मामले में वाम और धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि एकजुटता से ही गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है और भाजपा की चुनौतियों को हराया जा सकता है। As far as forthcoming elections in Bihar are concerned, we are very confident that the BJP and its allies, including Mr. Nitish Kumar, will be defeated. And people have come to such a conclusion after seeing disastrous rule by Mr. Nitish Kumar, supported by BJP. And here our wish is the secular democratic parties, including the left parties, must have mutual trust in each other, must have mutual accommodation, particularly on the question of seat sharing. And we should draw proper lessons. What happened in Haryana, it is because of disunity, because of not agreeing to the seat sharing arrangement. Same thing in Delhi, because of disunity, because there could not be united opposition, because of seat sharing was not accepted properly. So our party's position is there should be mutual accommodation among all secular democratic parties, including Congress, and seat sharing must be done properly, accommodating every party. That is what we are appealing to all secular democratic parties, including RJD Congress. Sir, who will be the CM face of opposition? That the Gathbandhan will decide. And already they had a meeting, and it is clear now. The primary issue today is how to put up united fight and to defeat BJP and its allies. Once it happens, the question of leadership is not a big issue. Already Gathbandhan is discussing. Will Tejas Yadav become opposition? Will Tejas Yadav become opposition? Will? Tejas Yadav become opposition face of CM? हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे बिहार के. He is also one of the contenders. What is the problem? He is already leader of the opposition. So our concern today, at this point of time, is to fight unitedly to defeat BJP and its allies, to defeat Mr. Nitish Kumar. Our party has already given the slogan Badlo Sarkar, Bachao Bihar. And under this slogan, we want all secular democratic parties to come together and have mutual trust and mutual accommodation. At the time of seat sharing, everything should go smoothly, accommodating each other. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया गड्ढे भरने का काम का निरीक्षण। दिल्ली में सड़कों की हालत सुधारने को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीआर पार्क इलाके में गड्ढे को भरने का काम कर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून से पहले जितने भी गड्ढे हैं उन्हें जल्द से जल्द भर दिया जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो। मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का लक्ष्य तय किया है, जो राजधानी की सड़कों को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान होना चाहिए।
ये बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति गुरु स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री नारायण गुरु के सामाजिक सुधारकों और समानता के संदेश को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस दौर में थे। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु ने जातिवाद, भेदभाव और असामाजिक असमानता के खिलाफ जो संघर्ष किया वे भारत के आत्मबल और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। With Guru Smarana, I humbly request Srimad Swami Sharadananda, Treasurer, Sri Narayana Dharma Sangam, Trust for Guru Smarana. ॐ यद्दर्शनं निखिलदुःखहरं पवित्रं यत्पादपङ्कजरजांस्यघनाशकानि दात्री पुमर्धनिजयस्य जयत्कृपाश्री नारायणं मुनिवरं तमहं नमामि। श्रीनारायण सद्गुरो गुरुकृपावारानिधे पाहि नो नाथ त्वत्पदपङ्कजस्मृतिरिमान् शुद्धीकरोत्तञ्जसा धर्मस्थापनकर्मलोलुपमते तं ब्रह्मराधो भव तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं नारायणायन्वहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपातकाल के सेनानियों की पेंशन बढ़ाई जाए, बोले अवधेश प्रसाद। 1975 में लागू हुए आपातकाल के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार से लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग की है। अवधेश प्रसाद ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा था और उस समय उनकी मां का निधन हो गया था, लेकिन पैरोल नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उस दौर में कई लोकतंत्र सेनानी जेल में थे और आज उनकी संख्या कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि आज लोकतंत्र सेनानियों को किसी ने सम्मान दिया है तो वे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने दिया है। अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और पेंशन मिलनी चाहिए ताकि उनका योगदान उचित रूप से मान्यता प्राप्त हो सके। एमरजेंसी को लगभग कल 50 साल पूरे हुए हैं। वहीं सरकार ने घोषणा की जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी कुछ चीजें इमरजेंसी के समय, उसको म्यूजियम में रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप सर? इमरजेंसी को आप समर्थन करते हैं? क्योंकि हालांकि हमने देखा था इस पर कांग्रेस माफी देखिए, ऐसा है, इमरजेंसी इस देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 75 को हुई थी। बिल्कुल सर। मुझे भी आपातकाल में जेल में रहना पड़ा। फैजाबाद की जेल और लखनऊ की जेल में मुझे काफी दिन तक रहना पड़ा। जेल की यातना के समय मेरी मां का निधन भी हो गया। जी सर। मेरी मां की लाश 4 दिन तक पड़ी रही। जी सर। इंतजारी में कि मुझे छोड़ा जाए, मां का हम दर्शन कर पाए। लेकिन उस समय चन्ना रेड्डी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पैरोल पर मुझे मां की आखिरी दर्शन करने के लिए नहीं छोड़ा। जी सर। तो ये है 25 जून को, और पूरा देश कैद खाना हो गया था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी, अटल जी, अडवाणी जी और सारे देश के कांग्रेस के छोड़कर सारे नेता जो है ये, और देश एक तरह से कैद खाना हो गया था। लेकिन आज
मैं मांग करता हूं कि हमारे देश में ये लोकतंत्र सेनानी बहुत कम बने, जी, बहुत कम बचे हैं। अगर लोकतंत्र सेनानियों को उत्तर प्रदेश में किसी ने सम्मान दिया है तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है, और लोकतंत्र सेनानी को पेंशन दिया है। हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, हमको भी 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कल घोषणा करें जी, कि कम से कम 50,000 रुपये लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन सम्मान निधि दिया जाए और उनका सम्मान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किया जाए और हर तरह से उनको सम्मान किया जाए। मैं मांग करता हूँ। मतलब ये मानते जो कांग्रेस ने उस समय इंदिरा गांधी ने किया था, कहीं ना कहीं गलत फैसला था उनका, आज भी आप विरोध करेंगे सर? ऐसा है, हमने कह दिया ना, अब वो परिस्थिति थी। बिल्कुल सर, अपनी परिस्थितियों के साथ में उन्होंने किया था जी, तो हम उसमें कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने तो बता दिया जी, कि हम खुद काफी दिनों तक जेल में रहे, हमारी माँ का निधन भी हो गया। जी सर, जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज बात करती है और सरकार में है, केंद्र की सरकार में है, तो अगर और ज्यादातर लोग उसमें जनसंघ के लोग, आनंद मार्गी लोग सब जेल में ज्यादातर गए थे जी सर, और आज बहुत कम है, उनकी संख्या कम है, तो उनके सम्मान में कम से कम केंद्र सरकार को 50,000 रुपये पेंशन या सम्मान निधि के रूप में दिया जाए और उनको देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाए और सम्मान। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। प्रमोद तिवारी ने युद्ध विराम पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति, सद्भाव और युद्ध विरोधी रहा है और युद्ध विराम का स्वागत करता है। हालांकि प्रमोद तिवारी ने अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हुए ईरान पर हमला किया, जो संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के बजाय उस देश से बात कर रहे हैं जिस पर हमला हुआ है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अब तक ईरान ने युद्ध विराम को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना था कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन शांति से भी बड़ा न्याय है। न्याय सुनिश्चित किए बिना स्थानीय शक्ति संभव नहीं है। ये बयान भारत की विदेश नीति के न्याय सुनिश्चित किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। ये बयान भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिर से ईरान और इजराइल के लिए सीज फायर का जो ऐलान है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ है। देखिए, भारत हमेशा से शांति, अमन और युद्ध विरोधी रहा है, तो कहीं सीज फायर हम उसका स्वागत करते हैं, पर सीज फायर का ऐलान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब कई हजार किलोमीटर दूर B-2 दुनिया का अनोखा बॉम्बर लेके आए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, यूएनओ का कोड इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं और ईरान में बम बरसा रहे हैं। इजराइल इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ और यूएनओ का जो चार्टर, और हमारे प्रधानमंत्री जी बात किससे कर रहे हैं? जिस पर दोनों ने हमला किया। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो बात करें, अमेरिका से कहें कि आपने गलत किया। इजराइल जिसके साथ भाजपा की मित्रता है, देश की नहीं, उससे बात नहीं कर रहे, बात ईरान से कर रहे। कुल मिला के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐलान तो हो गया है, ट्रंप ने कर दिया है, लेकिन शायद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह दोनों प्रधानमंत्रियों ने उसको मान लिया था, अभी तक तो ईरान ने नहीं माना। हम शांति के पक्षधर हैं, पर शांति से बड़ा होता है न्याय, न्याय के पक्षधर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया गुरु स्मरण समारोह। नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक बातचीत को याद करते हुए कहा कि ये घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये सभा आज देश के इतिहास में एक अद्भुतपूर्ण घटना की साक्षी बन रहा है, जिससे न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को कई नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्वतंत्रता भारत के सपने को भी नया अर्थ दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ये मुलाकात भारत के सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों के विचार आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है और हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। प्रियपेट मलयाली सहोदरी सहोदरन्मार्को एंडे विनीतमाय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो हमने पिछले एक दशक में देश में इतनी बड़ी संख्या में नई IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान खोले हैं, जितने आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं खुले थे। इसके कारण आज उच्च शिक्षा में गरीब और वंचित युवाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खोले गए हैं, जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देश की औद्योगिक प्रगति, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे बड़े रिफॉर्म्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इन सब का भी सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को हो रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर,
ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। साथियों, देश के संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमारी सरकार भी इस दिशा में सक्रियता के साथ काम कर रही है। हम शिवगिरी सर्किट का निर्माण करके श्री नारायण गुरु के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थानों को जोड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं अमृतकाल की हमारी यात्रा में देश को रास्ता दिखाती रहेंगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश मिश्रा ने एनएल मिश्रा कॉलेज स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर में एनएल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने शिक्षा के महत्वपूर्ण और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि ये एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां पिछले वर्षों में छात्रों ने अनेक सफलताएं हासिल की है। उन्होंने उपराष्ट्रपति का कॉलेज में आगमन के लिए धन्यवाद दिया, जो इस अवसर को और खास बना दिया गया। नीतीश मिश्रा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कॉलेज के छात्रों को सक्षम बनाने की दिशा में काम करेंगे। यात्रा आज से प्रारंभ कर रहे हैं और आपको शायद जानकारी ना हो कि 52 वर्ष की यात्रा में इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आज देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर्स, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी कहते हैं, जो बड़ी संख्या में आप यहाँ हैं, आने वाला विकसित भारत जो 2047 का संकल्प है, उस विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आज कॉलेज एक अपने नए स्टेटस को प्राप्त करेगा, जिसका अनवीलिंग आपके कमलों से होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से यूजीसी के द्वारा इस कॉलेज को ऑटोनॉमी का स्टेटस दिया गया है। बिहार में मात्र 2-3 ही ऐसे शिक्षण संस्थान है जिसको ये स्टेटस प्राप्त है। आज उसकी शुरुआत आपके हाथों से होगी और हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति जी कि आपने हमारे इस आमंत्रण को, मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि आप हमारे इस आमंत्रण को स्वीकारेंगे और विशेष तौर से बिहार, सिर्फ आप इस कॉलेज के कार्यक्रम के लिए आए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के जयंती के अवसर पर आए। पूरा हमारा परिवार, पूरा बिहार आपके प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज जब आपके द्वारा कॉलेज की नई स्टेटस की यात्रा जब हम प्रारंभ करेंगे, आने वाले समय में यहाँ के बच्चे, हमारा कॉलेज अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत की यात्रा में हर संभव सहयोग और प्रयास हमारा रहेगा। अंत में सिर्फ इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर जून 2024 में हुआ था। उन्होंने कहा था कि बिहार का जो वैभव है, बिहार की जो कीर्ति रही है, बिहार का जो यश रहा है, नालंदा का ये नया भवन विश्वविद्यालय उस
जो बिहार की जो आकांक्षा है, जो खोया हुआ वैभव है, उस दिशा में हम प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उसी यात्रा में एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी साथ भर के विकसित बिहार और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पुनः हृदय से आपका आभार, कोटि कोटि नमन। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पिता के द्वारा जो पटना में एल.एन. मिश्रा संस्थान शुरू की गई थी, वहां पे भारत के राष्ट्रपति उस समय श्रद्धेय ज्ञानी जैल सिंह साहब का आगमन हुआ था। हमारा कॉलेज पूर्णतः सेल्फ फाइनेंसिंग है। आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को अपने बीच में पाके हमारी जो खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कोटि कोटि हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पुनः स्वागत करते हैं कॉलेज परिवार की ओर से। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अबू आजमी बोले मराठी पहली, इंग्रजी दूसरी, हिंदी तीसरी भाषा। मुंबई में हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठी मुंबई और महाराष्ट्र की स्थानीय और पहली भाषा है। अबू आजमी ने कहा, हमारी दूसरी भाषा अंग्रेजी है क्योंकि हम अभी भी उसके प्रभाव में है और अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की अधिकतर काम हिंदी में होता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए। विधायक ने ये भी कहा कि भारत के हर कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सभी समझते और बोल सके। इस संदर्भ में उन्होंने हिंदी की अनियमितता को रेखांकित किया। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी हो गई, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं। चलो अंग्रेजी हो गई, अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूँ एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा हूँ कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति करें, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा मराठी? मराठी तो चल ही रही है। लेकिन लगातार विवाद कर रही है। उनका कहना है कि हिंदी इंडस्ट्री है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हिंदी की जरूरत नहीं है। क्या गुजरात में हिंदी कंपलसरी की जाएगी इस तरह के? पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए। 100% करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊँ अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती है नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहाँ पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। साउथ के जो कुछ राज्य हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, और जिसको विरोध करना हो करे भाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। वाराणसी के ताज होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्यस्थ क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा, आपसी सहयोग और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाना था। अमित शाह ने राज्यों के बीच सहयोग की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही क्षेत्र के विकास को गति दी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का लक्ष्य, बोले प्रवेश वर्मा। दिल्ली के सांकेत इलाके में प्रेस इन्वॉल्वेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़क पर गड्ढे भरने के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी प्रतिबद्धता राजधानी वासियों की बेहतर और सुरक्षित सड़कें मुहैया कराने की है। मंत्री ने बताया कि एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से सुबह 11 बजे से आधे से अधिक गड्ढे भर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक गड्ढा भरने के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं और शाम तक सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य में भी काफी प्रगति हुई है। इस साल 500 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य है और अभी तक 150 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी है। एक साथ भरे जा रहे हैं, आप खुद भी सड़कों पे पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने पूरा काम चल रहा है, इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरने का हमने ये अपना बीड़ा उठाया है। इसमें अभी तक हमने अभी सुबह के 11 बजे हैं और हमने 50% से ज़्यादा गड्ढे भर लिए हैं। शाम तक सारे गड्ढों को भर लेंगे और जो हमारी सरकार की पारदर्शिता है, हमारा कमिटमेंट है, मुख्यमंत्री जी की
हमारी, और कि हमें दिल्ली को अच्छी सड़कें देनी है, वर्ल्ड क्लास सड़कें देनी है। पहले दिल्ली में अच्छी सड़कें होती थी, पहले जब दिल्ली से बाहर जाते थे तो पता लगता था कि दिल्ली खत्म हो गई है, अब दिल्ली में आते तो पता लगता है कि दिल्ली शुरू हो गई है। तो इतने गड्ढे हैं दिल्ली में, पीछे की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, मगर दिल्ली में अच्छी सड़कें दें और ताकि कोई भी एक्सीडेंट भी ना हो। ये गड्ढों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं, तो वो भी ना हो, वो भी हमारा कमिटमेंट है। ये जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंस्टेंट गड्ढों को भरा जा रहा है, इस बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। देखिए 20 मिनट में गड्ढा हो जाता है पूरा कंप्लीट, और अभी ये इन्होंने जो इसके ऊपर में रेडी मिक्स डाला है, इसके बाद में फिर ये वाइब्रेटर यूज करते हैं, फिर ये कंपैक्टर यूज करते हैं, और 20 मिनट के बाद में ही इसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है। तो ये हमारा फास्ट हमारा प्रोसेस है, तो इसमें कोई ट्रैफिक का या कहीं पे भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, या कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है। तो इस बात की भी हम लोगों ने चिंता करी है कि जल्दी से सारे गड्ढों को फिक्स करके, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ रहे। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है गड्ढों को भरने का, या कुछ दिन में दोबारा करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था कि दिल्ली में सड़कें बनने का काम शुरू है। अभी हमने 150 किलोमीटर की सड़क बना दी है, इस साल में 500 किलोमीटर की सड़क बनाने का टारगेट है। तो जैसे जैसे हमारी सड़कें बनती रहेंगी, गड्ढे तो वैसे खत्म हो जाएंगे। गड्ढे इसलिए क्योंकि सारी सड़कें अभी नहीं बन पाई थी, तो जहां पर भी सड़कें नहीं बन पाई थी वहां पे गड्ढे हैं, और जो पीछे की सरकारों ने बैड क्वालिटी की सड़क बनाई थी, वहां पर जहां पे अभी तक गड्ढे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। बाद में सारी सड़कों का हमने रिकारपेटिंग करना है। तो सर मानसून को लेकर और कुछ खास तैयारियां जो सरकार कर रही है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है? बाकी तो बारिश आएगी, आपको साथ लेके चलेंगे, आपको जितने भी वाटर लॉगिंग पॉइंट्स है वो दिखाएंगे, वहां पे हमने जो काम किए। जहां पे भी सड़कों पर जाम लगता है उसको भी देखेंगे कि अगर कहीं पे पानी खड़ा होता है, तो अभी जैसे पीछे बारिश हुई, वहां पे 2-3 जगह पे पानी खड़ा हुआ, तो वहां पे हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, एनएचएआई ने, डीडीए ने, एमसीडी ने, सबने मिलकर वहां पे काम किया। और हमारी कोशिश है कि अगर कहीं पे समस्या आती है, कहीं पे हमारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, ड्रेन लाइन डल रही है, कहीं पे सड़क का काम हो रहा है, वहां पे ये कारण हो सकता है। मगर जहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, जहां पे मेट्रो का काम नहीं हो रहा, जहां पे सड़क का, ड्रेन का काम नहीं हो रहा, वहां पे पानी भरता है, तो वो क्यों भरता है उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। भाई साइड हो जाओ। चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, इनसे सिंगल आईडी ले लेता हूँ, किस पे लूँ, बस किसी पे लूँ। तो ये इसी पे ले लेना, अब लग जाऊँगा। ठीक है मैडम, नहीं करना।
मैं लाइव दे रखा मैडम अभी मैं काम करता हूँ, बताओ कोई बात मैम ये है दिल्ली के पास में दिल्ली गाँव उसके पास आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिन पायलट ने एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताई। रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने विपक्ष नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के तहत ये रवैया देखा गया है और अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्थितियां बन रही है। सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए विभिन्न एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र की बुनियादी कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का उद्देश्य न्याय और सुरक्षा होना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने का हथियार। उन पर केस डालकर कार्यकर्ताओं का मनोबल करने की एक नाकाम कोशिश की जाती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से मुकाबला करेगी और समय हमेशा ऐसा नहीं रहता है। आज जो प्रशासन का दुरुपयोग कर पुलिस का, एजेंसीज का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित कर चेतावनियां देकर, धमकियां, लालच देने के बाद जब कोई और चारा बचता नहीं है, तब आप उनका चरित्र हनन करने के लिए उन पर केस डालकर उनको आप परेशान करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को आप जब्त करना चाहते हैं। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और ये सीखा कहां से इन लोगों ने? ये नई दिल्ली से सीखा है। केंद्र की सरकार ने 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सील करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे खाते खोले गए। विपक्ष को दबाना, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर लेना, ये जो सीख मिली है दिल्ली से, उसको पूरी तरह से यहां रायपुर की सरकार, छत्तीसगढ़ के लोग, सरकार यहां के भाजपा के, इसको लागू करने में लगे हुए हैं। बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, किसी भी क्षेत्र में सरकार के पास आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विश्व वाईफाई दिवस पर कहा। दिल्ली में विश्व वाईफाई दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित हुए और उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वाईफाई एक अदृष्ट लेकिन बेहद शक्तिशाली तकनीकी है जो हमारी जिंदगी और कार्यशैली में बड़ा बदलाव ला रही है। सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शनी संकल्प की तारीफ करते हुए बताया कि MP वाणी जैसे नई परियोजना देश के हर नागरिक को वाईफाई से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का मकसद न केवल बड़े शहरों को बल्कि भारत के ग्रामीण इलाकों को भी डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, जिससे उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। Wi-Fi Day, I'd like to congratulate everyone. This is a day when we must pause to celebrate an invisible form of a technology that creates visible change, and that is the power of Wi-Fi. The Prime Minister's very forward-thinking resolve, started by the new project of PM Wani, to connect every single citizen across the length and breadth of our country by Wi-Fi, as a power that will ensure entrepreneurship to rise not only from the cities of India but from the villages of India. Department of Telecommunications, by delicensing lower 6 GHz for Wi-Fi, has provided that catalyst for ultra low latency, for multi-gigabit speed, for access to a digital highway. And on World Wi-Fi Day, we must commit ourselves to the proliferation both in width and depth of this technology down to the grassroots of India, to create
multiple opportunities for our citizens. Thank you very much. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार में बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री बोले जगदम्बिका पॉल। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भेदभाव संबंधी बयानों के जवाब में भाजपा सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार में बड़ी संख्या में ओबीसी मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सम्मान में पंच तीर्थ भी बनाए हैं। पॉल ने बताया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े वर्ग, गरीबों और दलितों को मुख्य धारा लाने का काम किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को बराबरी का स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार में हमारी बड़ी संख्या में मंत्री हैं, ओबीसी हैं, यादव मंत्री हैं और मुझे लगता है कि स्वयं हमारे चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, जिस तरीके से उन्होंने सम्मान किया, बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाया, उनके जन्म स्थान से लेकर दीक्षा के स्थान से लेकर पढ़ाई और वकालत के, जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड कमीशन बनाया और आज जिस तरह से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पद पे भी एक दर्जा आदिवासी को दिया, महिला को दिया, उसके पहले आपको याद है कि रामनाथ कोविंद जी को एक दलित के रूप में दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। अन्यथा जिस तरह से पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों को देश की मुख्यधारा में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो अगर इतनी अचीवमेंट है सरकार की, तो कैसे फिर राज्य में कथावाचक और जात के नाम पर किसी का सर को मुंडवा दिया जाता है? हमारे राज्य में जीरो टॉलरेंस है। अगर कहीं कोई अपराध करेगा या कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है तो उन्होंने एक बड़े विरोध प्रदर्शन की भी बात की है। ऐसा उनको कोई मौका मिलेगा ही नहीं। प्रशासन अपना काम करती है। सिचुएशन है, आप चूंकि वॉर का समय है, इस समय ईरान इजराइल के बीच में भी वॉर है, ऐसे में यूएस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन है, एक अपग्रेड है कि सीज फायर जो है वो हो रहा है, क्योंकि भारत को लेकर भी उनकी तरफ से एक सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, अब इजराइल ईरान को लेकर भी है। अब देखिए, यूएस कब कह रहा है सीज फायर हो रहा है, यूएस कब B2 का इस्तेमाल कर रहा है, तो अब मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा आपने कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत किया, उसके पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात किया, तो और स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा भी कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, शांति है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।